हेलो ऑल, टुडे वी आर स्टार्टिंग प्रीव्यू सीरीज ऑफ घटना चक्र। इसको हिंदी में पूर्वालोकन बोलते हैं। बेसिकली ये घटना चक्र होती क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। घटना चक्र पीवाईक्यूज़ का कंपाइलेशन है। प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब का कंपाइलेशन है। अब किस किस के पीवाईक्यूज़ में इंक्लूडेड है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस चीज़ के पीवाईक्यूज़ इंक्लूडेड हैं। तो इसमें देखो टोटल 245 क्वेश्चन पेपर हैं, है ना। मतलब क्वेश्चन पेपर 245 हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30,000 से भी ऊपर है। ओके, तो बेसिकली 35 ईयर्स प्लस के जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हैं उन सबका ये पीवाईक्यू कंपाइलेशन है। ओके, एंड हम लोग जानते हैं यूपी पीसीएस हो गया, है ना, राजस्थान पीसीएस हो गया, यूके पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, एमपी पीएससी हो गया। इन सब में क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। झारखंड का उठा के राजस्थान में दे देगा, राजस्थान का बिहार में दे देगा, बिहार का यूके में दे देगा, है ना, यूपी पीसीएस का एमपी में दे देगा। तो ऐसे चलता रहता है इन लोगों का। इसलिए पीवाईक्यूज़ याद करना और उनको बिल्कुल रट्टा मान लेना है इन लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पीवाईक्यूज़ इंक्लूडेड है। एक तो आईएएस के तो हैं, यूपीएससी के। ओके, यूपी पीसीएस के भी हैं, यूपी पीसीएस में प्री के भी हैं, और ये आरओ इन सब के भी हैं, यूडीए पीएससी, है ना, इन सब के भी इंक्लूडेड है। यूडीए और लोअर पीसीएस जो होता है यूपी में उसके भी इंक्लूडेड है, बीटीओ की भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यूपी है जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं ना, यूपी पीसीएस जो कराता है वो सारे इंक्लूडेड हैं। उत्तराखंड के भी इंक्लूडेड हैं, उत्तराखंड पीसीएस, है ना, यूडीए लोअर पीसीएस, है ना। तो यूके भी कवर्ड है, मध्य प्रदेश भी कवर्ड है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार एंड झारखंड। ठीक है, तो ये सभी के लिए यूज़फुल रहेगी ये सीरीज़ घटना चक्र की जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग साइंस का प्रीव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीव्यू हम लोग समझ गए, मतलब जिसको हिंदी में पूर्वालोकन बोलते हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, एक तरह से पीवाईक्यू का कंपाइलेशन। आज हम लोग साइंस के भी अंडर में फिजिक्स वाला पार्ट कवर कर लेंगे। ओके, तो ऐसी ये कुछ बुक दिखती है। ये देखो घटना चक्र की है, ये इंग्लिश में प्रीव्यू बोलते हैं, हिंदी में पूर्वालोकन। और ये देखो 1990 से लेकर 2024 तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब 35 ईयर्स के सारे पीवाईक्यू हैं इसमें। ठीक है, जनरल साइंस। अच्छा, जो साइंस एंड टेक होता है जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में। ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है तो जो हम लोग ने उसमें डिस्कस किया था, जो साइंस एंड टेक आती है यूपीएससी में, वो कैसे डिफरेंट है जनरल साइंस से जो स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछी जाती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फिजिक्स। ये आज हम लोग पूरा खत्म कर देंगे, पूरा रट्टा मार लेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले ये पूरी जो भी पीडीएफ है ये पूरी घटना चक्र की ही है। बस इसमें ये जो स्पेसेस आप देख रहे हो ना, जो खाली स्पेसेस हैं, उसमें जो इरेलीवेंट चीज़ें थी, जो पीवाईक्यूज़ में ज़्यादा पूछी नहीं गई हैं और जो एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें दी गई हैं, उनको रिमूव कर दिया है। तो सिर्फ जितनी काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही हैं, क्योंकि ये जो बुक है ना, जितनी भी घटना चक्र की जितनी भी प्रीव्यू वाली बुक्स हैं वो सब ऑलमोस्ट 400 से 600 पेजेस की बुक्स हैं, है ना। तो इतना कवर करना पॉसिबल नहीं है अब। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के 600 पेजेस, ऑलमोस्ट मान लो 500 पेजेस एवरेज मान लो, तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितनी भी एक्सट्रैक्ट है इंपॉर्टेंट चीज़ों का वो हमने कर दिया है। ठीक है, तो इसी से हम लोग पढ़ लेंगे और इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर। वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेना और प्रिंट करवा लेना। ज़्यादा है तो 2-3 बार पढ़ना, और सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, साइंस के स्पेशली। ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ मतलब जो घटना चक्र है वो तो बिल्कुल रट जानी है हम लोगों को, तभी जाके 150 में से 110 क्वेश्चन हम लोग सही कर पाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट एंड यूनिट वाला पार्ट देखते हैं। ओके, जैसे यूनिट क्या होती है जो लास्ट में लगाई जाती है ना, जैसे लेंथ मान लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग को किसी को बताना होता है कि कितनी डिस्टेंस पर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो जो किलोमीटर है ना वो लेंथ की यूनिट है। ओके, ऐसे ही अगर जैसे वेट बताना होता है कि आपका कितना वेट है, तो मान लो 70 kg वेट है। ओके, तो ये जो kg है ये वेट की, है ना, उसकी यूनिट हो गई। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, इसमें 4 यूनिट्स फॉलो होती हैं, 4 जो सिस्टम है वो फॉलो होती हैं। यूनिट नहीं, 4 सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के। एक होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, नाम नहीं से पता चल जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ओके, सेंटीमीटर क्या होगी, ये लेंथ की यूनिट होगी, ग्राम ये वेट की होगी, सेकंड टाइम की होगी। ओके, तो ये हो गया सीजीएस सिस्टम। ऐसे ही एक होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस क्या होता है, फुट, पाउंड एंड एस से सेकंड। ठीक है, तो सेम ही है, सेंटीमीटर की जगह फुट आ गया, ग्राम की जगह पाउंड एंड सेकंड की जगह सेकंड है। ये लेंथ की हो गई, ये वेट की और ये टाइम की। ये ब्रिटिश में फॉलो होता है। ठीक है, ब्रिटेन में, यूके में। अच्छा, ये भी याद रखना है कि एक पाउंड में 453.59 ग्राम्स होते हैं। ये डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है। अभी हम लोग पीवाईक्यूज़ अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग, ये डायरेक्टली पूछा है कि एक पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना है। बेसिकली जितना भी लिखा है ना, जितना हम लोग ने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही छोड़ी हैं, बाकी सब हटा दिया है। तो जितना लिखा है वो तो रट्टा मारना ही मारना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, वही मीटर, किलोग्राम एंड एस से सेकेंड। ठीक है, सेम वही लेंथ, वेट एंड टाइम। ओके, अच्छा, फोर्थ होती है एसआई यूनिट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाइडली यूज्ड है, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है। इस एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई मतलब बेसिकली ये उल्टा है ना, इंटरनेशनल आई से एस से सिस्टम। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज्ड। अच्छा, इसमें भी एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल बोल लो या फिर बेस यूनिट्स हैं, वो 7 हम लोग को रट्टा मारनी है। ठीक है, डायरेक्टली यही पूछ लेगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है या फिर कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमको याद होनी चाहिए। अभी कौन कौन सी हैं ये देखो, ये चार्ट है। ठीक है, तो
ये टोटल 7 है, ये हमको याद करनी है और इसकी SI यूनिट याद करनी है, ठीक है। एब्रीविएशन तो याद हो ही जाएगा, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ, इसकी होती है मीटर, SI यूनिट, ठीक है। ये याद करनी है कि कौन सी SI यूनिट होती है। मास की किलोग्राम, ओके। टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, केल्विन होती है, ये डिग्री नहीं होती है, इसको याद रखना, इसमें गलती कर देते हैं हम लोग। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक कैंडेला होती है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होती है, ओके। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग को याद करनी है। एब्रीविएशन ना भी याद रहे तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। तो ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसको रट्टा मारना है। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। क्योंकि बाकी जो है ना वो हम लोग को आइडिया होता है, इसका थोड़ा कम आइडिया होता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसी जो 7 यूनिट्स है ना, 7 फंडामेंटल हैं, उन्हीं से ही ड्राइव करके कुछ और भी यूनिट्स निकाली गई हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल 22 है, ओके। तो उनको भी एक बार देख लेते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट होगी वो मार्क करा देंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले प्लेन एंगल, ये रेडियन में होता है, ओके। जैसे एंगल को हम लोग बेसिकली किस में नापते हैं, डिग्री में, है ना। 0 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, इसी को जब हम लोग उसमें प्लेन एंगल की बात करते हैं तो उसको रेडियन में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग, क्या होता है, तो पाई होता है तो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो डिग्रीज में हो गई, है ना, लेकिन ये जो पाई होता है ये रेडियन में होता है, ठीक है। ये हम लोग CSAT में पढ़ते हैं, अभी आगे जब CSAT सीरीज स्टार्ट होगी उसमें भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये चीज़ होती है। तो प्लेन एंगल की रेडियन, वैसे ही सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल की याद रहेगी तो इसकी तो अपने आप ही याद आ जाएगी, स्टेरेडियन। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, ओके, ये याद रखना। फोर्स की न्यूटन, ये तो याद रहती है सबको, फोर्स की न्यूटन। प्रेशर या फिर स्ट्रेस, इसकी पास्कल होती है, ओके। एनर्जी एंड वर्क या फिर अमाउंट ऑफ हीट, इसकी जूल होती है, ओके। पावर एंड रेडियंट फ्लक्स, इसकी वॉट होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वोल्ट होती है, ठीक है। कैपेसिटेंस फैराड, ये भी कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम, इसको ऐसे सिंबल बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इसकी होती है सीमेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, इसको 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, आधी तो याद ही होती है। जैसे न्यूटन याद होता है, पास्कल, जूल, वॉट, वोल्ट, कूलम भी याद होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसको क्यू वोल्ट लिखते हैं हम लोग, है ना। ओम याद होता है, तो कुछ याद करनी है बस, जैसे रेडियन याद कर लो, हर्ट्ज याद कर लो, सीमेंस, वेबर, है ना, बस ये चीज़ें याद करनी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी हैं। टोटल 22 हैं, इनको भी रट्टा मारना ही पड़ेगा। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है टेस्ला, ये तो याद रह जाएगी। इंडक्टेंस हेनरी, सेल्सियस टेम्परेचर, इसकी डिग्री सेल्सियस होती है, तो कॉमन सेंस से भी हम लोग लगा सकते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स की ल्यूमेन, है ना, इसके नाम में ही है, तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इल्यूमिनेसेंस, इसकी लक्स होती है, ये याद कर लेना। अच्छा, ये बहुत बार पूछी गई है ना, हर 2 साल में एक बार पूछ ही लेते हैं ये। एक्टिविटी रिफर टू रेडियो न्यूक्लियोटाइड, है ना, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, जो रेडियो न्यूक्लियर एक्टिविटी बोल लो, ठीक है, उसकी एक्टिविटी, तो उसकी बैकरल होती है, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब डोज कर्मा, इसका ग्रे होती है। डोज इक्वलेंट सीवर्ट एंड कैटालिटिक एक्टिविटी कैटल, ये तीनों कम इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो नहीं पूछी गई हैं, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कुछ यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम लोग मीटर में देखेंगे। सबसे पहले मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, ओके। इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है, ओके, ये याद रखना है। वैसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो याद ही होता है, ओके। एंड 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये भी याद रहता है, ठीक है। तो ये बस इक्वलेंट में है, इसको याद रखना है। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं एंगस्ट्रॉम को, ए ऊपर हल्का छोटा सा सर्कल, ऐसे इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये याद रखना है, ओके। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नैनोमीटर में अच्छा कितना होगा, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, ओके, ये देखो लिखा है, ओके। माइक्रोन, पहले इसको माइक्रोमीटर बोलते थे, ठीक है, अब इसको माइक्रोन बोलने लगे, दोनों सेम चीज़ है। तो 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है, ओके। ये जो ऐसे यू टाइप का बना देते हैं इस तरह से, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, ये देखो बना हुआ है माइक्रोन, ओके। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो हमको याद रखनी पड़ेंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सोलर सिस्टम में डिस्टेंस नापने के काम आती है, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो डिस्टेंस है जो अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस है ना। अब क्योंकि अर्थ एंड सन के बीच की डिस्टेंस तो चेंज होती रहती है, तो उसका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज, ओके, उसी को बोल देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। ये होता कितना है, ये भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होता है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ओके। तो ऐसे याद रखना है इसको, ओके। मिलियन किलोमीटर को फिर हम लोग मीटर में तो चेंज कर ही लेंगे, इसको याद करना ज़्यादा आसान है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे।
इंस्टेड ऑफ ये याद करें, ठीक है। वैसे ही जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है सोलर सिस्टम में डिस्टेंस नापने के, वैसे ही एक लाइट ईयर होता है, ओके। अब लाइट ईयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर। जूलियन ईयर क्या होता है कि मतलब जितना एक सन का राउंड लगाने में जितना टाइम लगता है, तो कितना टाइम होता है? 365.25 डेज, है ना। ये 25 हर 4 साल बाद इसी की वजह से लीप ईयर आता है। तो इतने टाइम में जितना भी लाइट ट्रैवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो मतलब एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करेगी उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो वही हम लोगों ने किया, डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड क्या होती है लाइट की? 3 × 10⁸, है ना। और टाइम 365 डेज, है ना। और 24 आवर्स होते हैं, इतने मिनट्स होते हैं, इतने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये बराबर हो गया लाइट ईयर के, ठीक है। तो ये याद नहीं करना है। लाइट ईयर्स में याद क्या हम लोग को रखना है? एक तो ये याद कर सकते हो, और बाकी ये दोनों किससे रिलेटेड होती हैं? सोलर सिस्टम में डिस्टेंस नापने के, ओके। डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देखेंगे PYQ बार बार पूछा गया है ये, ओके। वैसे ही एक होता है पार्सेक, ये भी सेम होता है, स्पेस में डिस्टेंस नापने के काम आता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। एक पार्सेक 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तुमको ये वाली वैल्यू नहीं याद रखनी है, पार्सेक की याद रखनी है एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की याद रखनी है, ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स वाला चैप्टर। अब देखो, अब जैसे हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो इससे रिलेटेड इस बुक में बाद में बहुत खूब सारे क्वेश्चन बैंक, मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना वो दे रखे हैं। तो एक्चुअली क्या है, इसमें ये जो क्वेश्चन है उसी से ये थ्योरी एक्सट्रैक्ट की गई है ना। तो ये हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन तो अपने आप ही पढ़ लेंगे, एक ही क्वेश्चन बार बार लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट फिर भी एक को मतलब एज अ प्रूफ बोल लो, कुछ भी बोल लो, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हाँ ये बात सच है कि नहीं है, मतलब थ्योरी में सब कुछ इंक्लूड हो गया है कि नहीं। तो हम लोग इस चैप्टर के देख लेते हैं, पहले चैप्टर के देख लेते हैं, फिर आगे नहीं देखेंगे, ओके। चलो देखो, क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वही देखो, डायरेक्ट पूछ रहा है कि फंडामेंटल कौन सी है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर चार्ट देखा था, 7 होती है टोटल। फोर्स, वेलोसिटी, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, नन ऑफ दीज, है ना। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एम्पेयर होती है ना। ये फंडामेंटल यूनिट्स में था, ये देखो देख लेते हैं, ये देखो इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, ये था फंडामेंटल यूनिट्स में। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया है, देखो BPSC में ये पूछा गया है 2020 में, जो उनका री एग्ज़ाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखो यूनिट ऑफ पावर पूछी गई है। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट, ठीक है। तो इसका वॉट हो जाएगा, ये UPPCS 2010 में पूछा गया था। अब देखो नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, फिर से वही पूछ लिया है, वॉट, है ना। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये देखो BPSC में 2019 में भी पूछा था, और सेम क्वेश्चन 2018 में भी पूछा था, UPPCS में भी पूछा था। तो वही क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही है कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, है ना। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी हाई फाई नहीं होता है। ये देखो यूनिट ऑफ फोर्स पूछ लिया है ना, न्यूटन होता है, सबको पता होता है, ये MPPSC में आया था, ओके। यूनिट ऑफ वर्क, जूल, ठीक है, जूल हो गया, ये UPPCS 1996 में पूछा था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी किस में नापी जाती है? तो अभी हम लोग ने देखा था हर्ट्ज में होती है, ये देखो BPSC 2018 में पूछा है, ओके। सिंबल, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, देखो फिर से वही पूछ लिया है 2018 में भी, फिर 2019 में। तो BPSC में तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसकी वही हो जाएगी। हर्ट्ज में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, बस इसको उल्टा कर दिया है, इसमें फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज पूछी है, इसमें हर्ट्ज में से क्या नापा जाता है? फ्रीक्वेंसी, तो पूछ लिया है, ओके। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, है ना, ये पूछा है। तो अभी हम लोग ने रेजिस्टेंस की यूनिट देखी थी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती थी, इसको ऐसे बनाते थे। तो वही यहाँ पे पूछने की कोशिश की है, ये MPPSC की है, इसको क्वेश्चन में एरर था, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी नहीं है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होनी चाहिए, है ना। अच्छा, जो रेजिस्टिविटी की भी यूनिट तो होती है, बट वो इन चारों ऑप्शन में थी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत था। अगर रेजिस्टेंस होता तो इसका आंसर ओम हो जाता, ओके। जैसे कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये रेजिस्टिविटी होती है, जो रो लिखा है ना, रो, इसका फॉर्मूला होता है RA/L, ठीक है। तो R होता है इसमें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस होता है तुम्हारा ओम, है ना। और ये क्या है? एरिया, तो एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, ये लेंथ, इसका होता है मीटर, है ना। तो ये हो जाएगी यूनिट। अब मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचा, तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम मीटर, अगर ऑप्शन में होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, ओके। अब देखो, ये देखो ओम मीटर पूछ लिया ना, अगली क्वेश्चन ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी, ये BPSC में देखो पूछा था। तो वही कह रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये देखो 1993 का क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए ये प्रीव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रट लोगे तो 100 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, ठीक है, 150 में से, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखो अब दिखाते हैं कितनी बार रिपीट होता है। ये देखो लाइट ईयर है, हमने बोला था इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की होती है, बार बार हम लोग ने देखा था। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2013 में यूपी में आया है, 1997 में राजस्थान में आया है, 2008 में MPPSC में आया है, ठीक है। ये भी कुछ नहीं, 3 बार यहाँ पे आया। नेक्स्ट देखो, फिर से लाइट ईयर पूछा है UPPCS लोअर में, मेंस में, ओके। फिर से देखो लाइट ईयर झारखंड PCS में पूछा है। फिर से देखो लाइट ईयर BPSC 2020 और 2 बार पूछा है। मतलब एक बार जो प्री हुआ था उसमें पूछा था, फिर जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिर से वही पूछ लिया,
है ना। तो बीपीएससी में तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये देखो फिर से लाइट ईयर पूछ लिया, मतलब इसके लाइट ईयर के तो जैसे पीछे ही बढ़ गए हैं यूपी 2010। ओके, तो ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो IAS का है, 2021 में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। ठीक है, जो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है उनको लाइट ईयर में क्यों मेजर किया जाता है, तो ये हम लोग ने कवर नहीं किया था। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, जो थ्योरी में कवर्ड नहीं होंगे, उसको अलग से करा दिया करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, सेम रहती है। इस वजह से हम लोग इसको मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्सेक, है ना। ये हमने बोला था कि डायरेक्ट याद कर लेना है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। वही चीज़ पूछ लिया यहाँ पे। ये देखो 3.26 होता है, लेकिन उससे सबसे नियरेस्ट ऑप्शन यही है, तो ये वाला सही हो जाएगा। RAS में पूछा था 1999 में। ओके, अब देखो पार्सेक फिर से पूछ लिया, किसकी होती है, डिस्टेंस की। ओके, फिर से अब ये देखो क्या पूछा है, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस। ओके, मतलब हम लोग किसको मल्टीप्लाई करें 0.39 को कि वो चेंज हो जाए इंच में। ठीक है, तो ये होता है सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में जब हम लोग 0.39 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंच में चेंज हो जाता है। ओके, ये बेसिक का वो है ना, बेसिक मतलब मेजरमेंट है, ये तो याद होती है, नहीं है तो याद कर लो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस अलग से भी मतलब करा देंगे। ओके, जो थ्योरी में कवर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर, है ना। ये 2008 में प्री में पूछा था। मतलब बोल रहे हैं कि अगर कोई बंदा 6 फीट का है ना, तो उसको नैनोमीटर में चेंज करना है। नैनोमीटर में कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 1 नैनोमीटर में कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा 10 की पावर -9 मीटर होता है। ओके, और 1 फीट में 0.3 मीटर होता है लगभग, है ना, अप्रॉक्स ले लेते हैं। ओके, तो 1 फीट में 0.3 मीटर है ना। तो 0.3 मीटर को नैनोमीटर में चेंज कर दो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस ये फिर 10 की पावर 9, है ना। नैनोमीटर में चेंज कर रहे हैं ना, तो इसलिए होगा नैनोमीटर से मीटर में आता तो 10 की पावर -9 होता। ओके, तो अब इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। ओके, ये आ गया हमारा नैनोमीटर में। अब इसमें चेंज करना है नैनोमीटर में। ठीक है, अब हम लोग को ये तो आ गया 1 फीट का, अब हम लोग को निकालना है 6 फीट का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 जा 18, 18 इंटू 10 की पावर 8 नैनोमीटर। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ये देखो ये वही है, 18 इंटू 10 की पावर 8 वही लिखा हुआ है। ठीक है, एक 10 और इधर ले लो, तो 180 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 183 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने 0.3 ले लिया था अप्रॉक्स। ओके, जबकि 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग अप्रॉक्स ही लेते हैं, तो ऐसे चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग ने देखे PYQs, है ना, जो हम लोग बोल रहे थे ना, ये जो क्वेश्चन बैंक दिया है, तो क्वेश्चन बैंक पूरा थ्योरी सही है, तो ये बेफिक्र हो जाओ कि क्वेश्चन बैंक में सब कुछ कवर होगा हम लोगों का। ओके, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो थ्योरी में कवर नहीं होंगे उसको अलग से करा देंगे। ठीक, चलो, तो हम लोग यही फॉलो करेंगे टेम्पलेट सारे चैप्टर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स, है ना। तो ये बहुत सारे हैं, ये देखो पूरा चार्ट दे रखा है 2 पेज में। इसमें भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार रीड तो सारे ही कर लेना, है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर लेंगे, या तो फिर जो कॉमन सेंस से निकल आएगा तो उसको हम लोग लीव कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखो क्रायोमीटर है ना, हम लोग को क्रायो मतलब क्या होता है, वेरी लो टेम्परेचर, है ना। तो वही चीज़ है, ये देखो द टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर, इसको हम लोग गेस कर सकते हैं। ओके, साइक्लोट्रॉन ये भी हम लोग कवर करेंगे, डायनमो कवर करेंगे, है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हम लोग लीव कर देंगे। ठीक है, जैसे फ्लक्स, है ना, कि हम लोग यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, उसी से हम लोग गेस कर लेंगे। कैलिपर्स की स्केल्स होती हैं, है ना। तो ऐसे जो कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं उनको हम लोग लीव कर देंगे। ओके, जैसे ये देखो लक्स मीटर, अभी हम लोग लक्स यूनिट पढ़ के आए हैं ना, ब्राइटनेस की होती है, तो इसको हम लोग कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। जो नहीं लगा सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक करंट कौन मेज़र करता है, एमीटर। ओके, वैसे ही विंड स्पीड को मेज़र कौन करता है, एनीमोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, एनीमोमीटर, विंड स्पीड। ओके, अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं, बैरोमीटर। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रो मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी, है ना। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापेगा वो हाइग्रोमीटर हो गया। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, है ना। तो जो रिलेटिव डेंसिटी नापे लिक्विड्स की वो हो गया हाइड्रोमीटर। ओके, एंगुलर वेलोसिटी मेजर किससे की जाती है, गायरोस्कोप, है ना, मोबाइल्स में भी ये यूज़ होता है। ओके, वैसे ही डेप्थ ऑफ सी अगर नापनी हो तो उसके लिए एपरेटस कौन सा यूज़ होगा, फैथोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, EEG। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, ये क्या नापता है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नापता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, EEG। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें देखो लैक्टोमीटर, है ना। लैक्टो से हम लोग को क्या पता है, मिल्क, है ना, लैक्टिक एसिड भी होता है ना।
तो जो प्योरिटी नापे मिल्क की उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है। और ओडोमीटर जो कार वगैरह में होती है ना, बाइक वगैरह में होती है, जो डिस्टेंस बताती है कि आप इतने मीटर इतने किलोमीटर चल चुके हैं, वो होता है ओडोमीटर, है ना। ये डिस्टेंस नापता है, डिस्टेंस कितना चल चुकी है गाड़ी, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील्ड व्हीकल, ओके, ओडोमीटर। अच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सोनार एंड रडार, ये कई बार पूछ चुका है ना। तो ये क्या होता है, ये ऐसे मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। रडार का क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि साउंड वेव्स का यूज़ करके मेजर करता होगा डिस्टेंस वगैरह, है ना। ये रडार ये रेडियो वेव्स का यूज़ करके, ठीक है, तो वही चीज़ है। और देखते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ये क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर नापता है, ठीक है। तो बीपी किससे नापी जाती है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। जो डॉक्टर नापता है ना बीपी, वो इसी से नापता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ओके। अच्छा, ये देखो सैक्रीमीटर है ना, जो सैक्रिन क्या होती है, शुगर, है ना। तो जो शुगर नापेगा वो सैक्रीमीटर, ओके। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर क्या होता है, तो डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी नापे किसी मटेरियल की, उसको बोलते हैं पिक्नोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स थे, ओके। बाकी एक बार आप रीड कर लेना। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी कुछ कवर करना है। इसी से ही आपके सारे PYQs कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार लगा के देख लेना है तो, ठीक है। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। चलो मैकेनिक्स पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैकेनिक्स में ये देख लेते हैं वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है ना। बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं कि हमारा वेट इतना है, हमारा, है ना, मास कम बोलते हैं, ठीक है। तो वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रही है अर्थ हम पर, ठीक है। मतलब हम पर अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी लग रही है, उसको बोलते हैं वेट। और जबकि हमारे हमारे बॉडी के अंदर जितना कितना मैटर है ना, उसको बोलते हैं मैटर, मास, ओके। मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग कंटेन्स, ओके। जैसे अगर हम बोले कि हमारा मास कितना है, तो जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कितना मैटर है, वो होगा हमारा मास। जबकि हमारा वेट वो होगा जितना हमारा, मतलब अर्थ हम पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी, ओके। अच्छा, वेक्टर, ये वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मास ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। देखो कोई भी यूनिट होगी ना, वो तो या तो क्या होगी, जैसे स्केलर, जैसे हम अगर बोलें, सपोज एग्जांपल एक ले लेते हैं, है ना, कि हमने आज 1 किलोमीटर वॉक किया, ओके, 1 किलोमीटर वॉक किया, तो ये क्या होगी, ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब बोल लो कि सिर्फ इसमें यूनिट होती है, ठीक है। जैसे किलोमीटर हो गया, ग्राम हो गया, है ना, केजी हो गया, तो सिर्फ यही होती है। जबकि इसमें अगर आप ऐड कर दो डायरेक्शन को भी, है ना, तो वो हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो ये याद रखना है, स्केलर में सिर्फ यूनिट होती है, वेक्टर में यूनिट प्लस डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। जैसे जो हम लोग ने अभी एग्जांपल लिया था, हमने 1 किलोमीटर वॉक किया आज, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन पता चल रही है, नहीं पता चल रही, तो ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। वही अगर हम बोल देते हमने 1 किलोमीटर आज टूवर्ड्स नॉर्थ वॉक किया, ठीक है, तो इसमें अब डायरेक्शन भी पता चल रही है कि हमने नॉर्थ की तरफ वॉक किया, ठीक है, तो अभी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसमें अगर डायरेक्शन इंक्लूड हो जाए तो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो वैसे ही वेट में भी डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है, ठीक है, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स किसी डायरेक्शन में तो लगेगा ही, ओके। अच्छा, वेट चेंज भी होता है, जैसे आप अर्थ पे रहोगे तो कुछ और वेट होगा, मून पे जाओगे तो कम हो जाता है ना, वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से, ठीक है। जबकि जो मास है वो सेम रहता है। अब जितना भी आपके बॉडी के अंदर मैटर है वो तो सेम रहेगा ना, बॉडी के अंदर का मैटर थोड़े नहीं खत्म हो जाएगा, फोर्स चेंज हो सकती है, तो इस वजह से वेट चेंज हो जाता है, मास सेम रहता है, ओके। अच्छा, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है, मास की यूनिट केजी होती है, केजी बोल लो या तो ग्राम बोल लो, ओके। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, ओके, मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, और उस सॉरी ये मेरा घर है और मान लो ये ऑफिस है, ओके। अब ऐसे कुछ रोड है मेरे ऑफिस के लिए, ऐसे कुछ रोड है, तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये हो गई डिस्टेंस, ओके। सपोज मान लो ये 10 हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई मेरे घर से मेरे ऑफिस की, 10 + 5 + 5 + 5 + 5, मतलब टोटल 30 किलोमीटर हो गई, ओके। जबकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या तो बोल लो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होती है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, जब स्ट्रेट लाइन होगी। तो ऑफिस से अगर हम स्ट्रेट लाइन बना दें घर तक, है ना, तो ये जितनी डिस्टेंस होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझे। तो हमेशा डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी या तो इक्वल होगी, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही समझ गए। अब डिस्प्लेसमेंट देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जैसे हमारा ये घर था, ये ऑफिस था, तो इसमें हम लोग एक डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना। जैसे इस केस में हम लोग क्या जा रहे हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गई। अब जब डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था स्केलर एंड वेक्टर, और जबकि डिस्टेंस होगी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ गए। अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी समझ लेते हैं, वही सेम चीज़ है ना। जैसे स्पीड हम लोग क्या बोलते हैं कि हम 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहे हैं ना। अभी तक इसमें कहीं डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं है, इस वजह से हम लोग स्पीड बोल रहे हैं। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर/आवर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, है ना, ऐसे बोल रहे हैं, तो अब इसमें
क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गई, तो अब बन गया ये वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो स्पीड क्या हो जाएगा हमारा स्केलर, वेलोसिटी क्या हो जाएगा वेक्टर, समझे। अच्छा इसका फॉर्मूला देख लो, स्पीड का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो पता ही रहता है। वैसे वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिस्टेंस है ना, कि डिस्टेंस स्केलर था तो वो स्केलर में आया, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये वेक्टर में आएगा, बस ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट एक्सेलरेशन देखते हैं, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, ये सब सी सेट में काम आ जाएगा। ओके, जीएस में तो कम काम आएगा लेकिन पता होना चाहिए। अब देखो न्यूटन्स के लॉज पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, टोटल 3 लॉज हैं। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट इन एक्शन बाय ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉल है, ठीक है, ये ऐसे ज़मीन पर रखी हुई है, तो अगर ये इधर जा रही है किसी स्पीड से, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रही है, तो जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, है ना, तब तक ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती रहेगी, रुकेगी नहीं, है ना, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ओके, और इसी का उल्टा भी बोलती है कि अगर कोई बॉल रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब क्या, वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बस ये बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है, ये जो भी समझाया ना, यही इनर्शिया होता है कि जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, अब जैसे कि बॉल अगर मान लो ऐसे हम लोग किसी को जो फेंकते हैं ना, मान लो ग्राउंड पे हम लोग ने फेंकी है, तो ये आगे जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन लग रहा है, एयर का भी रेजिस्टेंस लग रहा है, इस टाइप की चीज़ें लग रही हैं। ओके, तो इस वजह से रुक जाती है। अगर ये फ्रिक्शन हटा दो, एयर रेजिस्टेंस हटा दो, है ना, तो फिर ये चलती जाएगी, बॉल कभी नहीं रुकेगी। तो वही चीज़ है ये लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। वो 2 वेरिएबल क्या होते हैं, एक फोर्स और एक मास। ठीक है, और क्या बोलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। और दूसरा क्या बोल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास क्या है, ये एम, है ना। तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं 1/m। तो इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू f/m, है ना। तो यहीं से आता है जो हमारा आता है ना, F = ma, है ना। m को इधर भेज दो, F = ma। तो ये फॉर्मूला हमारा यहीं से डिराइव होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, तो ये बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा, थर्ड लॉ जो सबसे फेमस लॉ है ना, सभी को याद होता है, एवरी रिएक्शन हैज़ ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। जैसे कि अगर हम मान लो ये बॉक्स है ना, इस पर कुछ हम लोग फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, सपोज 5 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ओके, न्यूटन क्यों, क्योंकि ये फोर्स की यूनिट होती है ना। अगर हम लोग 5 न्यूटन का इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो बॉक्स है वो हम पर भी 5 न्यूटन का इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। इक्वल तो ये हो गया मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है ना, और ऑपोजिट मतलब अगर हमने फोर्स इधर लगाया है तो बॉक्स हम पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, समझ गए, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ, इसी को ही एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। ओके, इसको बच्चे स्कूल में कैसे सिखाया जाता है कि सपोज 2 दोस्त हैं, है ना, आपने उसको अगर स्लैप किया तो वो भी आपको पलट के स्लैप करेगा, है ना। तो वही होता है एक्शन रिएक्शन लॉ, हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ओके, अच्छा इसी के साथ मोमेंटम भी समझ लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बस इतना याद रखना है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये स्केलर भी बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक भी वेक्टर हो गया तो ये पूरा वेक्टर हो जाएगा। ओके, वैसे ही अगर मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, है ना। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, m इंटू ए। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखी है, तो p क्या हो जाएगा यहाँ से, p = ma हो जाएगा, है ना, चेंज इन मोमेंटम। ये डेल्टा, ये जो डेल्टा का साइन होता है डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो अगर डेल्टा p लिखा है तो मतलब चेंज इन मोमेंटम, ये ma के बराबर हो जाएगा। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये देखो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये फोर्स हो गया। ये कैसे हुआ, ये ऐसे ही हुआ है, देखो डेल्टा p = ma था, है ना, और ma क्या होता है, फोर्स, है ना, ये। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्क। इसमें आपको क्या रखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं बस। ओके, वर्क क्या होता है, वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पावर, पावर क्या होता है, पावर = वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल अपॉन सेकेंड। ओके, ये क्या होता है, जूल इसकी यूनिट,
और टाइम की सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड, इसी को हम लोग वॉट बोल देते हैं, ठीक है। और एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, है ना, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये पावर हो गया। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, पावर जो होती है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, ठीक है, कि किस रेट से आप वर्क कर रहे हो, जबकि एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर डायरेक्ट डेफिनेशन लिख के आ जाए तो गलती मत करना, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल्स, है ना, पीछे भी हम लोगों ने देखा था। अब एक एक करके एनर्जी देख लेते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है, ये याद रखना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। m क्या होता है? मास, v क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कि किसी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हो, ठीक है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है mgh, मास, g से ग्रेविटी, h से हाइट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो वही चीज़ लिखी है ना, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या बहुत ही पूछता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं डायनमो। डायनमो डायनमो क्या करता है? जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, ठीक है। जैसे जो वो होते हैं ना, विंड पावर जनरेट होती है, विंड टर्बाइंस होते हैं ना, ऐसे फैन लगे होते हैं, तो विंड से वो घूमते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, विंड क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, वो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसका काम ये कौन करता है? डायनमो, ओके। जबकि इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। तो डायनमो और इलेक्ट्रिक मोटर ये दोनों आपस में उल्टे हैं। इसमें मैकेनिकल से एनर्जी में चेंज होता है, इसमें एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, बस यही याद रखना है। माइक्रोफोन में अच्छा क्या होता है? इसमें हम लोग बोलते हैं, है ना, तो साउंड एनर्जी ये चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। जबकि लाउड स्पीकर में उसका उल्टा हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है साउंड एनर्जी में, ठीक है। वैसे ही सोलर सेल, इसमें क्या होती है? जो सन से सोलर एनर्जी आती है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्यूबलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है लाइट एनर्जी में, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ट्यूबलाइट में लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब में हीट एनर्जी में। अब तो एलईडी आने लगा है, उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है ट्यूबलाइट वाला, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, पहले जो टंगस्टन वाले फिलामेंट चलते थे तो गर्म हो जाते थे, गर्म मतलब हीट एनर्जी, ओके। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी, उसके अंदर वही होता है ना, एनोड, कैथोड, उस पर अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो जो केमिकल एनर्जी उसमें चेंज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैंडल में क्या होता है? उसमें भी वही वैक्स वगैरह होता है ना, तो वैक्स वगैरह क्या है? केमिकल, तो केमिकल एनर्जी चेंज होती है लाइट या फिर बोल लो हीट एनर्जी में, ठीक है। अब सितार जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उसमें मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है साउंड एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी कैसे? जैसे उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, है ना, उसको हम लोग यूँ खींचते हैं तो वाइब्रेट करती है ऐसे, उसी से तो साउंड आता है। तो ये जो वाइब्रेशन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी तो है, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, ये याद रखना, ठीक है। तो ये याद कर लेना अच्छे से, वैसे तो याद हो ही जाएगा, एक दो बार पढ़ना है बस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। तो पहले मोशन देख लेते हैं प्लैनेट्स का। सबसे पहले ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव अराउंड द सन, पता होता है। मरकरी एंड वीनस का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है ना, ये याद रखना। मार्स की 2 हैं, इंडिया की जैसे क्या है? 1 है मून, है ना। जुपिटर की 79 है, ये सेकंड हाईएस्ट है, और हाईएस्ट किसकी है? सैटर्न की, इसके पास 82 है, ओके। तो इन दोनों में चेंज होता रहता है, जब कोई नया डिस्कवर हो जाता है तो या तो ये आगे हो जाता है या तो ये आगे हो जाता है। तो अभी करेंटली शायद सैटर्न ही है, ये अपडेटेड नहीं है फैक्ट, एक बार चेक कर लेना, ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी 3 लॉज दिए थे, ओके। ये देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ओके, और सन उनके वन ऑफ द फोकाई होता है, ठीक है। जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? ऐसे होता है, ये होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, और इसकी इलिप्स की 2 फोकस होती हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे 2 फोकस होती हैं इलिप्स की। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है ना, बट इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि वन ऑफ द फोकस मतलब या तो ये या तो ये, यहाँ पे सन होगा, ठीक है, और प्लैनेट्स ऐसे मूव करता है, ओके। तो ये तो हम लोग को वैसे ही पता है, सन यहाँ पे जैसे होता है, अर्थ ऐसे मूव करती है। तो जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है उसको पेरिजी बोलते हैं, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग अपोजी बोलते हैं, है ना। तो ये होता है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? कि अगर हम लोग रेडियस ज्वाइन कर दें, रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज एंड इक्वल लेंथ ऑफ टाइम, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं जैसे अगर सन यहाँ पे है, ओके, एंड ये ऑर्बिट है किसी भी, मान लो अर्थ की है, यहाँ पे अर्थ है, ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये मान लो, ठीक है, और एक सपोज मान लो यहाँ पे बनेगा,
है ना, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहा है, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, ठीक है, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, ठीक है। तो अगर जैसे दूर मतलब जो एरिया बना ना, जैसे एक एरिया ये बनेगा और एक एरिया ये बनेगा, तो ये एरिया हमेशा सेम होगा। जैसे अगर मान लो 1 मंथ टाइम मान लेते हैं, है ना, या फिर मान लो 5 डेज़ मान लेते हैं, चलो 5 डेज़ में अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, तो ये वाला जितना एरिया होगा और वही 5 डेज़ यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है, ऐसे याद रखो। ओके, तो ये होता है सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो उसका ऑर्बिटल पीरियड है उसका स्क्वायर, जैसे ऑर्बिटल पीरियड अगर पी है तो उसका स्क्वायर पी स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके जो सेमी मेजर एक्सेस है ना उसके क्यूब के। अब ये देखेंगे सेमी मेजर एक्सेस क्या होता है, तो पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के। ए क्या है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सेस, और पी क्या है, ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। अब सेमी मेजर एक्सेस क्या होती है, जैसे ये एलिप्स है, ओके, ये 2 फोकस होती हैं, तो इसमें जो ये वाली एक्सेस है ना जो दोनों फोकस से पास हो रही है ये होती है मेजर एक्सेस, ओके। और सेमी मेजर एक्सिस मतलब इसका आधा, ओके। तो मान लो इतनी जो लेंथ है वो होती है सेमी मेजर एक्सिस, ओके। तो वो आइए, तो ये हो गए हमारे 3 लॉ, किसने दिए थे, केपलर ने, ओके। फिर देखते हैं न्यूटन के कुछ लॉज होते हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड, ओके। तो न्यूटन क्या बोलते हैं कि हर कोई भी 2 बॉडी ले लो तुम, ये मान लो ये B1 है ना, एक कोई बॉडी B2 है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, मतलब एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। उसी को इन्होंने ग्रेविटेशन बोला था, ठीक है। दिस एम्बिगुइटस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ऑन दिस बेसिस न्यूटन प्रोपाइंडेड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। जैसे कि इन्होंने क्या बोला था कि अगर 2 बॉडी हैं, है ना, मान लो B1 और एक B2 है, कोई 2 बॉडी है, इसका मास मान लेते हैं M1 है, इसका मास है M2, ओके। तो इसमें बोला है कि आपस में कितना आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे वो निकालने का इनका लॉ था, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स, तो उसको अट्रैक्शन फोर्स को इन्होंने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो इसको फोर्स लिख लेते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लिख लेते हैं। ये बराबर है, या फिर मान लो इन्होंने बोला था ये प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब M1 इंटू M2 के प्रोपोर्शनल होता है। और क्या बोला था, यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो R डिस्टेंस है इनके बीच में, है ना, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, मतलब R के स्क्वायर के। ये 2 चीज़ें इन्होंने बोली थी, तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दो, क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। और जब ये हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूले से हमको क्या पता चल रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर मतलब क्या है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो ऊपर होता है उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे होता है उनसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। और ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये देखो लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इन्होंने क्या बोला, इफ़ 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मास आर ड्रॉप्ड फ्रीली, है ना, मतलब अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास डिफरेंट है, अगर वो एक साथ फेंके जाते हैं, सपोज कर लो एक ही बॉल है ना, और एक ये बड़ी सी बॉल है ना, दोनों को एक ही लेवल से अगर हम फेंक रहे हैं, मान लो यहाँ पे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अगर इनको एब्सेंस ऑफ एयर में फेंका जा रहा है, एब्सेंस ऑफ एयर मतलब क्या है, वैक्यूम में, ठीक है। तो वैक्यूम में ग्रेविटी तो एक्ट करेगी नहीं, ग्रेविटी होगी नहीं, ग्रेविटी 0 होगी, ओके। तो ये वाली, तो अगर वैक्यूम में एक छोटी बॉल है एक बड़ी बॉल है ना, मतलब डिफरेंट मासेस की है, डिफरेंट मास, ओके। तो क्या होगा, वो दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम लेंगी, अगर ये टाइम टी ले रहा है तो ये भी टी लेगा, ओके। और अगर डिफरेंट मास है बट एयर में है ना, मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर है, अगर मतलब वैक्यूम अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, एक छोटी बॉल है एक बड़ी बॉल है, तो जो हैवी बॉल होगी वो पहले जाएगी, ये बाद में जाएगी, है ना। तो ये क्लियर रखना है कि वैक्यूम में सेम टाइम पर दोनों ड्रॉप मतलब पहुँचेंगी, रीच करेंगी एट सरफेस, ओके। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ जी मिनिमम होती है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होती है पोल पे, ये याद रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा, जो वैल्यू ऑफ जी होती है ना वो सरफेस से अगर तुम ऊपर जाओ या तो फिर नीचे जाओ, दोनों में ही डिक्रीज होती है, ओके। सपोज ये अर्थ है, ओके, तो अगर सरफेस के अंदर जाओगे तो भी कम होगी और सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी कम होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सरफेस पे हमारी मैक्सिमम है, ओके। तो इन केस जैसे पूछा भी था PYQ में, अब तो नहीं, पहले आते थे UPPCS में जब ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आते थे तो उसमें पूछा था, तो ग्राफ बनाना होगा जी का, है ना, मान लो ये जी है और ये हाइट है मान लो, तो अगर सपोज ये कोई पॉइंट है जहाँ पे सरफेस है अर्थ का, तो सरफेस के अंदर जाओगे तो तब भी डिक्रीज़ करेगी और सरफेस के बाहर जाओगे तब भी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि अंदर जाने में लीनियरली डिक्रीज़ होती है जबकि बाहर आने में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती है, तो ऐसा कुछ ये ग्राफ बनता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। अब सॉलिड में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे इलास्टिसिटी,
लिक्विड में क्या होता है, प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन होता है, कैपिलैरिटी होता है, फ्लोटिंग होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी समझ लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेस्ड और कॉम्प्रेस्ड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो जो उसकी एबिलिटी होगी वापस इसी शेप में आने की, उसी चीज़ को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सरफेस टेंशन, ठीक है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज द इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अभी तक हम लोग सॉलिड का देख रहे थे इलास्टिसिटी में, बट फ्लूइड के केस में क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। इसी की वजह से जो वाटर होता है, मतलब जो लिक्विड होता है, इट एक्वायर्स द लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल, ठीक है। मतलब जो वाटर का सरफेस है वो लीस्ट एरिया एक्वायर कर लेता है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो सॉलिड में इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स, ये याद रखना है। ओके, अच्छा, इसको नापा कैसे जाता है, मतलब इसके मेजरमेंट कैसे होता है, ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर। ओके, तो न्यूटन पर मीटर है, इसका मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की, और मीटर किसकी होती है, लेंथ की मान लो, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है सरफेस टेंशन का। ओके, अच्छा, सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, है ना, मतलब इन्वर्स रिलेशन होता है, सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सरफेस टेंशन उतना कम होगा, सच। ओके, तो ये याद रखना है। और ये जीरो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, ठीक है। तो क्रिटिकल तो जहाँ पे आ जाए वहाँ पे समझ लो जीरो ही होना है, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी याद रहेगा। इफ़ द लिक्विड हैज़ नेग्लिजिबल वेट इट्स शेप विल बी कम्प्लीटली स्फेरिकल। मतलब बोल रहे हैं कि अगर लिक्विड का वेट नेग्लिजिबल होगा, है ना, जैसे सपोज कर लेते हैं जैसे रेन वाटर होती है, जो ड्रॉप्स होती है ना इस तरह की, तो उसका एकदम छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं, तो उसका जो वेट होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है। इसी वजह से जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो गोल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये गोल किस लिए होती है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन में भी हम लोग देखा था ना, मिनिमम एरिया वो एक्वायर कर लेती है, ठीक है। तो मिनिमम एरिया कहाँ पे होगा, सर्कल में, मतलब स्फेरिकल में। ओके, तो यही चीज़ है। द रीजन इज ड्रॉप ऑक्यूपाई दैट फॉर्म इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखी थी ना, पोजीशन की वजह से होती है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ होती है कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्स। ये क्या होती है, कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो डिफरेंट मटेरियल में लगती हैं, है ना, डिफरेंट मटेरियल नहीं, सॉरी, सेम मैटर में लगती हैं। एंड अडेसिव होती हैं जो डिफरेंट मटेरियल में लगती हैं। ओके, सपोज मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी, है ना, तो उन दोनों में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे कोहेसिव। जबकि एडेसिव फोर्स क्या है, ए और एक दूसरा भी ए ही हो, उन दोनों के बीच में जो लगेगा उसको एडेसिव फोर्स बोलेंगे। ओके, तो जो सेम मैटर में लगेगा उसको कोहेसिव, डिफरेंट मैटर में लगेगा वो एडेसिव, ठीक है। दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ समझ लो, जो कोहेसिव फोर्स होता है वाटर का वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उससे कम होता है एडेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर, ओके, और सबसे कम होता है कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल, ठीक है। तो वैसे तो डायरेक्ट नहीं आएगा, बट ये इस केस में यूज़ होगा, किसमें, इसकी वजह से ही क्या होता है, जो ऑयल और वाटर है ना वो आपस में मिक्स नहीं हो पाता है। ओके, और दूसरा केस क्या होता है, मान लो ये एक बकेट है, इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है, इसमें ऑयल है और ऊपर से ड्रॉप आपने डाली वाटर की, तो क्या होगा, जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो ड्रॉप्स के फॉर्म में ही रहेंगी और ऊपर फ्लोट होने लगेंगी, है ना। जबकि एक सपोज मान लो ये इसमें वाटर फिल है, ओके, अब इसमें ऑयल की ड्रॉप डालो तो क्या होगा, ये ड्रॉप के फॉर्म में नहीं रहेगी, ये आपस में ऊपर, मतलब इसके ऊपर फ्लोट कर लेगी और पतली सी थिन लेयर बना देगी ऑयल की, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसमें ड्रॉप्स ही हैं और इसमें पूरी लेयर बन गई, वो इसी वजह से होता है, ये एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। ओके, नेक्स्ट कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कैपिलर क्या होता है, कैपिलर ट्यूब, ठीक है। कैपिलर ट्यूब ऐसा ट्यूब होता है, एक मतलब पाइप समझ लो या ट्यूब समझ लो, जिसका डायमीटर जो है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो उसका जिसका डायमीटर बहुत स्मॉल हो, है ना, ऐसे ट्यूब को हम लोग कैपिलर ट्यूब बोलते हैं। तो इन ऐसे ट्यूब्स में क्या होता है, जो लिक्विड है वो राइज कर जाता है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन इन द कैपिलैरिटी ट्यूब इज नोन एज कैपिलैरिटी। ओके, सपोज ये कोई बकेट है, उसमें कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है, इसमें आपने कैपिलैरिटी ट्यूब डाली, तो या तो लिक्विड ऊपर चला जाएगा या तो और नीचे आ जाएगा सरफेस से, है ना। तो ये क्यों होता है, ये कैपिलैरिटी की वजह से ही होता है। ओके, और कैपिलैरिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से, जो हम लोग ने ऊपर देखा था। ओके, अब कौन सा लिक्विड ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा, तो वो होता है लिक्विड विच गेट वेट द ग्लास, है ना, तो मतलब ग्लास को वेट कर दे वो ऊपर जाएगा, राइज अप, है ना। और जो लिक्विड विच डज नॉट वेट द ग्लास वो नीचे आएगा। ओके, तो इसी का ही जैसे एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है मरकरी का। ओके, अब मरकरी और ग्लास वेट नहीं करती है ना, मतलब मरकरी को अगर ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास गीला नहीं करेगी। ओके, तो अब गीला नहीं करेगी इसका मतलब नीचे जाएगा, तो कैसा कैसा सीन बनेगा, सपोज इसमें मरकरी भरी हुई है,
है ना। इसमें आपने कैपिलर ट्यूब डाला, तो नॉर्मल सरफेस तो ये था, इतना ये लेवल था नॉर्मल का मरकरी का, बट ये और नीचे चला जाएगा कैपिलरिटी ट्यूब में। ओके, तो ऐसा कुछ समझ लो, जैसे बाहर का सरफेस ये है और अंदर ऐसे नीचे हो जाएगा। ओके, ऐसे हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, कुछ एग्जांपल समझ लो, है ना, कैपिलरिटी के। ये डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे ये लिख के आ जाएगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है ना, कौन सा फिनोमेना यूज़ हो रहा है, तो उन सबका आंसर कैपिलरिटी होगा। ठीक है, देखो वाटर एंड मिनरल्स जो प्लांट है ना, जैसे प्लांट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है ना, ये हम लोग बायो में भी देखेंगे क्या होते हैं ये। तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा फूड करता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर रखा है हमने, तो जैसे W और X है ना, W एंड X पास पास में आते हैं, है ना। तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, ओके, एंड फ्लोएम फूड करेगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो ये जो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम से फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें भी कैपिलरिटी यूज़ होता है, क्योंकि ये जो जाइलम फ्लोएम है ना, वो पतले पतले ट्यूब्स ही तो होते हैं। वैसे ही पेन में जो फाउंटेन पेन आते हैं, उसमें जो इंक जाती है ऊपर की तरफ, तो उसमें भी यही होता है। बट जो नॉर्मल पेन होते हैं ना, जो रिफिल पेन होते हैं, उसमें ये नहीं होता है। तो ये याद रखना, फाउंटेन पेन में यूज़ होता है, क्योंकि फाउंटेन पेन में क्या होता है, सपोज ऐसे कुछ पेन होता है और इसके यहीं पे इंक होती है। ठीक है, तो इंक पहले ऊपर जाती है तब यहाँ आती है। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए उसको कैपिलरिटी का यूज़ होता है। जबकि जो नॉर्मल रिफिल्स होती हैं, सपोज ऐसे कुछ होती हैं, है ना, तो उसमें तो ये यहाँ पे इंक भरी होती है, तो ग्रेविटी से नीचे आती जाती है, तो उसमें सिर्फ ग्रेविटी लगती है। फाउंटेन पेन में कैपिलरिटी लगती है। ओके, वैसे ही लाइटनिंग ऑफ कैंडल्स एंड लैम्प विक्स, ओके, और ब्लॉटिंग पेपर यूज टू एब्जॉर्ब स्पिल्ड लिक्विड। ओके, मतलब जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर पेपर ही समझ लो, है ना। जैसे मान लो कोई पानी फैल गया है ना, उस पर आप पेपर डालते हो तो पूरा पेपर गीला हो जाता है ऊपर तक, है ना, तो वो इसी की वजह से होता है, कैपिलरिटी की वजह से ही। ओके, नेक्स्ट समझ लेते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गाढ़ापन, है ना, जो भी लिखते हैं, तो गाढ़ेपन को ही विस्कोसिटी बोलते हैं। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, उसको समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। सब समझ लो, ये कोई लिक्विड है ना, ये कोई लिक्विड है। ओके, लेट्स सपोज ये हनी है। ओके, हनी जैसे गाढ़ा होता है ना, तो यही है। तो ये सरफेस है मान लो, है ना, ये ग्राउंड है। अगर हनी का एक ड्रॉप अगर जैसे यहाँ पे गिर गया मान लो, है ना, तो जो सबसे उसकी लेयर होंगी, हनी में भी जैसे मान लो ये ड्रॉप है हनी का, है ना, उसमें भी लेयर्स होंगी ना कुछ। तो वही चीज़ इसमें दिखाई है कि अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा ग्राउंड की वजह से, इस पर कुछ फ्रिक्शन लगेगा, तो वो सबसे कम होगा। फिर उससे ज़्यादा इस पर होगा, फिर उससे ज़्यादा इस पर होगा, इस पर होगा। ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, तो ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है वो कम होता जाएगा। तो वही चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश करी है, जो नीचे है उसकी जीरो वेलोसिटी होगी, है ना, मतलब वो मूव ही नहीं करेगा। तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा ये करेगा, उससे ज़्यादा ये करेगा, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी टॉप सरफेस पे होगी। ठीक है, तो यही इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विस्कस जो लिक्विड्स होते हैं, उसमें जो लेयर्स होती है उनके बीच में ही फ्रिक्शन होता है ना, मतलब आपस में वो अपोज करते हैं एक दूसरे के मूवमेंट को। ओके, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है, अपोजेज द रिलेटिव मूवमेंट अमंग डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे कि हनी बताया अभी, ग्लिसरीन। ओके, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, इसमें भी वही है, विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ये याद रखना है। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अच्छा, ये लिक्विड के केस में होता है। ठीक, गैस के केस में फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो गैस के केस में डायरेक्टली एंड लिक्विड के केस में इनडायरेक्टली। सॉलिड में होती नहीं है विस्कोसिटी। ओके, जैसे बॉल मान लो, तो बॉल में क्या तुम देखोगे, गाढ़ा है, पतला है। ओके, तो सॉलिड में नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रेशर, इसका बस फॉर्मूला याद रखना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब जब फोर्स अपॉन एरिया ये होगा तो इसका हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं, है ना। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट हो जाएगी। ओके, प्रेशर विद इन लिक्विड एट एनी पॉइंट, है ना, मतलब अगर किसी कोई लिक्विड है, सपोज कर लो वाटर ही है ना, तो उसके अंदर कितना प्रेशर होगा अगर वो नापना है, तो उसका फॉर्मूला होता है P = HdG। ठीक है, HdG। ओके, इसमें क्या होता है, H होता है हाइट, मतलब सरफेस से कितने नीचे है वो होती है H। ओके, और D होती है डेंसिटी, जो भी वो लिक्विड है, सपोज वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर, और G ग्रेविटी। ओके, ये तो कॉन्स्टेंट ही रहता है। ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, ये होता है जैसे वाटर के अंदर, सपोज ये वाटर है ना, यहाँ पे कोई बॉल है। ओके, तो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है वाटर की वजह से। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, एक नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटी, वैसे ही ऊपर की तरफ भी लगता है, वो अपथ्रस्ट फोर्स होता है। ओके, अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई सपोज यहाँ पे बॉल है ना, किसी भी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो जितना उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या मतलब बोल लो, जैसे अगर पानी के अंदर हमने ये बॉल डाली तो पानी कुछ बाहर निकला होगा, बाहर ये निकला होगा, या तो ये जैसे नॉर्मल सरफेस है ना, जो लेवल है उससे कुछ ऊपर उठा होगा, है ना, यही तो होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग पानी में डालेंगे तो पानी का सरफेस ऊपर आ जाता है थोड़ा,
तो वही चीज़ बोल रहा है कि जितना पानी की सरफेस ऊपर आएगा, है ना, उतने ही इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ गए? देखो इस ऊपर लेते हैं एक बार। इट स्टेट्स दैट द अपवर्ड फोर्स is exerted on a body immersed in a liquid whether fully or partially submerged is equal to the weight of the liquid। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि जो फोर्स लगेगा ऊपर वो इक्वल होगा जो उसका वेट होगा लिक्विड के। ठीक है, और जितना वेट होगा उतना ही तो वो डिस्प्लेस करेगा, है ना, दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस एंड एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वही चीज़ बोल रहे हैं। ओके, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये याद कर लेना, समझ लो, याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो यही जान लो कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसमें भी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या मतलब, जो हम लोग को पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज, है ना, या तो बोल लो स्पेक्ट्रम। तो जो EM स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें भी कुछ रेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ये हम लोग ने यूनिट से पढ़ा था ना, ए के ऊपर सर्कल। ओके, 7800 एंगस्ट्रॉम, इसके बीच की जो होती है वही होती है विजिबल लाइट। ठीक है, उसी को ही लाइट बोलते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो 4 to 7 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। ओके, 4 to 7 और इंटू 10⁻⁻7। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, इसलिए लिखा है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेता है कितने एंगस्ट्रॉम है विजिबल लाइट। ओके, अब स्पीड ऑफ लाइट भी देख लो इन डिफरेंट मीडियम्स। जैसे वैक्यूम में तो याद रहती है हम लोगों को 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, वाटर में कितनी होती है 2.25, ग्लास में 2 × 10⁸ और डायमंड में 1.24। अब ये याद नहीं रखनी है, याद क्या सिर्फ ये वैक्यूम की रखनी है। इसमें ऑब्जर्व क्या करना है कि जैसे जैसे डेंस होता जा रहा है मीडियम, है ना, देखो पहले वैक्यूम था, वाटर, फिर ग्लास, फिर सबसे ज़्यादा डेंस डायमंड, है ना, तो जैसे जैसे डेंस होता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड भी कम होती जा रही है। ओके, ये ऑब्जर्व कराना था। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जैसे जब इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium is mu and light speed is u and c in that medium and vacuum respectively, then mu is equals to c by u। okay, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? स्पीड ऑफ लाइट का अपॉन स्पीड इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड इन मीडियम। क्या मतलब है? जैसे सपोज कर लो ऐसे कुछ है ना, ये बकेट ही है, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, सपोज कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से लाइट डालेंगे, ओके, उसके बाद यहाँ इसमें भी कुछ पास होगी, है ना, तो ये जो डिफरेंट मीडियम हो गए ना, तो यहाँ पे सपोज एयर है, यहाँ पे वाटर है। ओके, तो अभी डिफरेंट मीडियम्स हो गए तो इनकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी, है ना, तो इसी डेंसिटी की वजह से ये जो लाइट आती है वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, या तो कह सकते हो डेविएट हो जाती है। तो उसी का जो रेशियो होता है, तो स्पीड मतलब पहले एयर में आ रही है फिर वाटर में जा रही है ना, दो अलग अलग मीडियम हो गए ना, तो इन्हीं का जो रेशियो होता है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको निकालते कैसे हैं? पहले इसको रिप्रेजेंट तो म्यू से करते हैं, है ना, म्यू हम लोग ने पहले भी देखा था। ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग ने और कहाँ देखा था? माइक्रोमीटर में, है ना, वहाँ पे देखा था। तो इसका फॉर्मूला होता है c by u। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। ये तो फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और u मतलब जौन से मीडियम में आपको मेजर करना है उसमें कितनी स्पीड है, ओके, लाइट की। ये वैक्यूम में होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, और ये मीडियम में, तो इससे इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, वैक्यूम अपॉन मीडियम, हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद क्या रखना है? वाटर का होता है 1.33 और ग्लास का होता है 1.5। ये दोनों याद रखने हैं बस। ठीक है, बाकी नहीं याद रखना है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखो, ये रेशियो होता है स्पीड का, रेशियो ऑफ स्पीड, बस। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। सपोज ये कोई मीडियम है ना, मीडियम क्या है मतलब बाउंड्री है दो मीडियम की। सपोज कर लो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है। ओके, इसके ऊपर एयर, इसके नीचे वाटर है। तो हमने यहाँ पे कोई बीम ऑफ लाइट डाली। ओके, यहाँ पर चलो पेन से ही बना लेते हैं। मान लो ये सरफेस है ना, यहाँ से हमने बीम ऑफ लाइट डाली है ऐसे कुछ। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ नॉर्मल बना लेते हैं 90 डिग्री, है ना, ग्राउंड के। मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं सॉरी, ये बाउंड्री है ना, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है। कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं, डिफरेंट मीडियम, हम लोग ने एयर और वाटर ले लिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो क्या होगा? कुछ तो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, और कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो जो रिफ्लेक्ट होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और जो अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ गए। अब ये जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ओके, और जो जा रही है उसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्टेड रे।
है ना, डिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो इधर रिफ्रैक्ट होकर आ रही है उसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये बस टर्मिनोलॉजीज हैं। अब इसमें समझना क्या है, ये जो ये वाला एंगल है ना, सपोज मान लेते हैं ये थीटा एंगल है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंट रे है ना, तो इस वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये हमेशा बराबर होगा। अच्छा, ये वाला एंगल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला एंगल, ये मान लेते हैं सपोज अल्फा है, उसके बराबर नहीं होगा, उससे कुछ कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो इंसिडेंस एंगल के बराबर होता है, ओके। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ और एंगल बनाती है, उसको हम लोग सपोज अल्फा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें समझना क्या है, अगर सपोज दो मीडियम है ना, दो मीडियम ले लेते हैं, दोनों पे ही सेम एंगल पर लाइट गिर रही है, ओके, ये नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज ये दो मीडियम है ना, तो अगर ये डेंसर मीडियम है ऊपर, है ना, और यहाँ पर कम डेंसर है, एंड दूसरे केस में हम लोग जिसमें जा रही है उसको डेंसर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये लाइटर हो जाएगी, मतलब कम डेंसर, ठीक है। तो जिस केस में डेंसर से कम डेंसर जा रही है, लाइटर डेंसर जा रही है, उसमें ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल लाइन है, इससे दूर हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और जिसमें डेंसर मीडियम में जाएगी, लाइटर टू डेंसर, उसमें नॉर्मल के पास आ जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझना है, जब हम लोग डेंसर से कम डेंसर में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी इस वाली लाइन से, ओके। और जब लाइटर टू डेंसर जाएंगे तो नॉर्मल के पास खिसक जाएगी, ओके। ये चीज़ याद रखनी है। अब इसी में और क्या देख सकते हैं इसमें, अच्छा, जैसे हम लोग ने इसमें देखा ना डेंसर टू लाइटर वाले केस में, इस वाले केस में, तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लेते हैं, हाँ, ये एंगल था, ये ऐसे डेविएट हो गया, ठीक है। इसी में अगर हम और थोड़ा इधर से लाते तो ये और ज़्यादा ऐसे डेविएट हो जाता, फिर और थोड़ा डेविएट करते तो एक टाइम आएगा जब ये बाउंड्री है इसी के ही पैरेलल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मीडियम में जा ही नहीं पाएगा, इसी मीडियम में रह जाएगा, ओके। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, जब ये इसके पैरेलल हो जाए बाउंड्री के, जब सेकंड मीडियम में जा ही ना पाए, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल से कम जितना भी एंगल होगा तो उस केस में लाइट दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाएगी, अब इससे और कम कर दोगे तो ये वापस इधर ही रिफ्लेक्ट होगी, इधर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो जो आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ओके। उसमें क्या होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, जिससे हम लोग के यहाँ वाईफाई वगैरह में लगती है, तो उसमें क्या होता है, जो सिग्नल्स आते हैं उसमें ये यूज़ होता है, जैसे ऐसे ऐसे आते हैं सिग्नल्स, ओके। तो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स, है ना, उसमें भी यही होता है, जो ग्लास के फाइबर्स होते हैं ना, उसमें इसी से आता है, तो इसमें आता है तो ये बाहर नहीं निकल पाता इसी वजह से, क्योंकि जो इसका एंगल होता है ना वो क्रिटिकल एंगल से कम होता है, तो ये ऐसे आता है अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर रह जाता है, ठीक है। तो यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। अब देखो इसमें देखो वही चीज़ दिखाई गई है, एक है लो डेंसिटी, एक है हाई डेंसिटी। तो अभी हमने बताया ना, जब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जाता है तो नॉर्मल की तरफ खिसक जाता है, ओके। देखो इसमें वही चीज़ है ना, इंसिडेंट एंगल ये वाला, ये ज़्यादा है तो ये कम हो गया, मतलब नॉर्मल की तरफ खिसक गई, ओके। वैसे ही अगर हाई से लो जाएगा तो देखो नॉर्मल से दूर हो गई, वही चीज़ बताइए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव फिनोमिना के कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि इमर्स्ड रॉड इन वाटर सीम्स टू बी बेंट, है ना, जब वाटर में आप पेंसिल या फिर पेन डाल दो, है ना, या फिर कोई भी रॉड डाल दो, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ही तो लगता है जैसे पेन यहाँ से मुड़ गई हो, है ना, ऐसे हो गई हो, तो इसी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। कॉइन विद इन अ पॉट विद वाटर सीम्स अबव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब पानी में अगर कॉइन डाल दो तो ऐसा लगता है कि सरफेस से ऊपर है, वो भी इसी की वजह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये याद कर लेना, ये पूछा गया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है ना, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अच्छा, अब देख लेते हैं प्रिज्म में। प्रिज्म में क्या होता है, जैसे ये प्रिज्म है, ओके, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। हाँ, प्रिज्म में देखो क्या होता है, जैसे ये कोई लाइट हमने डाली, ये प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है, जिसकी 3 साइड हो और ग्लास का बना हो, वो प्रिज्म होता है, ओके। तो अगर प्रिज्म में लाइट डालोगे तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी, मान लो ऐसे कुछ इसने एंगल चेंज कर लिया, ओके। अब जो रिफ्रैक्शन होता है ना वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है ना, लेमडा मतलब वेवलेंथ, लेमडा ही इसको लिखते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। तो अब जैसे अगर सपोज तुमने वाइट लाइट डाली, तो वाइट लाइट में जैसे हम लोग जानते हैं ना 7 कलर्स होते हैं, है ना, तो 7 कलर्स की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होगी, तो वो अलग अलग डेविएट करेंगे, है ना, मतलब जो इनका एंगल होगा, डेविएशन का एंगल, वो डिफरेंट होगा। तो वही चीज़ होती है इसमें, जब हम लोग वाइट लाइट इधर डालेंगे तो सपोज़ करो रेड इतना डेविएट होगी, फिर कोई दूसरा कलर इतना होगा, तीसरा इतना होगा, चौथा इतना होगा, है ना, फिर वापस में वो ऐसे ऐसे निकल जाएंगी इस सरफेस से। तो वही होता है, हम लोग ने डाली सिर्फ वाइट लाइट थी, यहाँ से इंसिडेंट सिर्फ वाइट लाइट का करा था, बट दूसरे साइड से पूरा हमको स्पेक्ट्रम मिल जाता है लाइट का, है ना। तो ये होता है प्रिज्म में, ठीक है, इसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं।
तो वही यहाँ पे लिखा है, जैसे वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, कौन कौन से, विबग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वो सब डिस्पर्स हो जाते हैं प्रिज्म से। ओके, इन स्पेक्ट्रम वायलेट कलर इज एट लोअर पोजीशन एंड रेड इज एट अपर पोजीशन। ओके, मतलब जो रेड है ना उसमें सबसे कम डिस्पर्जन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हमने वाइट लाइट डाली, देखो सबका अलग अलग एंगल हो गया, तो सबसे कम डेविएट, सबसे कम चेंज किस में आया है, देखो इसमें ही तो आया है, रेड वाले में, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, रेड इज एट द अपर पोजीशन। ओके, रेड अपर पे है, वॉयलेट नीचे है, तो वॉयलेट में सबसे ज़्यादा डेविएशन हो रहा है और इसमें लीस्ट हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, वही वेवलेंथ की वजह से। जो रेड की वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है और जो इसकी है वॉयलेट की, ये मिनिमम होती है। इसी वजह से रेड लाइट होती है ना, जो रेड लाइट वो रेड ही क्यों बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है ताकि दूर से दिख जाए, है ना। दूर से क्यों दिखेगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था प्रिज्म का। अब देखो वही चीज़ बताइए, यहाँ पे लोएस्ट वेवलेंथ होती है वायलेट की और हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड की। ठीक है, अच्छा, वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो कभी अगर पूछ ले कि फ्रिक्वेंसी किसकी कम ज़्यादा होती है, तो अगर ये याद है कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना, तो फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, है ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बता ही दिया, है ना, मतलब जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, है ना। अच्छा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तभी पॉसिबल है जब डेंसर टू रेयरर जाए, ये याद रखना। ठीक है, जैसे ये देखो लाइट है, ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो वैसे तो वही होना चाहिए, इधर निकल जानी चाहिए, बट एक एंगल ऐसा होता है, क्रिटिकल एंगल होता है जब ये बाउंड्री के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल अगर ग्लास और एयर सरफेस है, सपोज कर लो जैसे ग्लास और एयर में डेंसर कौन सा होगा, ग्लास, तो अगर यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर एयर है, तो इस केस में ये जो थीटा है वो कितना बनेगा, 42 डिग्री, ये देखो लिखा हुआ है। अगर वाटर एयर सरफेस है, मतलब नीचे वाटर हो और ऊपर एयर हो, तो उस केस में 48.6। ठीक है, तो ये दो एंगल याद कर लो बस, ग्लास और एयर के केस में 42 और वाटर और एयर के केस में 48.6 क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वही बताया कि अंदर ही ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होता रहता है। ओके, अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, मिराज फॉर्मेशन, वो भी इसी की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, अब मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे हाईवे वगैरह पे देखा होगा, है ना, जब कभी कभी देखते हैं दूर तक तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि रोड गीली है ना, उस पर पानी पड़ा हुआ है, बट जब तक जाते हैं वहाँ तक तो एकदम मतलब सूखी मिलती है, ड्राई मिलती है, तो गीली इसी की वजह से लगती है, मिराज फॉर्मेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा, है ना। मृग तृष्णा क्यों बोलते हैं, जो मृग है ना, मृग मतलब क्या होता है, डियर, है ना। तो डियर जब डेजर्ट में पानी ढूंढता है ना, तो उसको यही लगता है कि दूर तक जाने पर मतलब वहाँ पे कहीं पे पानी भरा हुआ है ना, तो वहाँ तक जाता है बट देखता है फिर नहीं है, फिर दूर तक जाता है कि वहाँ पर है, फिर वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर भी नहीं है ना। तो ये किस वजह से उसको दिखता है, वो इसी की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखता है कि वहाँ पर पानी है। ओके, इसी वजह से इसको मृग तृष्णा बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन। ओके, यही देखो ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी जो हम लोग डिस्कस किया था। ओके, तो ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं, ये याद रखना। अब मिरर देख लेते हैं। मिरर क्या होता है, इसकी एक साइड स्मूथ हो, एक साइड स्मूथ हो एंड एक साइड पॉलिश्ड हो। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मिरर बोलते हैं। अब मिरर भी दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। ओके, प्लेन मिरर मतलब जो सीधा हो, है ना, स्फेरिकल मिरर जो मुड़ा हो, कर्व हो। ओके, तो सबसे पहले प्लेन मिरर देखते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है, इमेजनरी बनती है ना, इक्वल साइज़ की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, और इन्वर्टेड बनती है ना। इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट और राइट ये इंटरचेंज हो जाता है। जैसे आप मिरर में खड़े होकर लेफ्ट हैंड दिखाओगे ना, तो मिरर के अंदर वो राइट दिखेगा, राइट की तरफ दिखेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड। सेम डिस्टेंस, जैसे सपोज अगर यहाँ पर मिरर है और यहाँ पे आप खड़े हो, है ना, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वही आप मतलब मिरर और आपकी जो इमेज बनेगी मिरर में, उसके बीच की डिस्टेंस सेम ही रहेगी। ओके, इमेजनरी होती है मतलब मिरर के पीछे साइड होती है, इक्वल, है ना, मतलब सेम ही लेंथ की मिलेगी। अगर ये एल हाइट है तो ये भी एल हाइट की होगी। ओके, अच्छा, स्फेरिकल मिरर अब देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव क्या होता है, जिसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है वो बाहर की तरफ हो, जैसे ये है ना, ये जो बाहर की सरफेस है इसको पॉलिश अगर कर दो, ठीक है, और अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है, शाइनी सरफेस, तो ऐसे मिरर्स को कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ओके, अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि यस इसमें कौन सा मिरर लगेगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ओके, तो जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। ओके, रिफ्लेक्टर उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ओके, जो टॉर्च होती हैं, हेडलाइट होती हैं, सर्च लाइट होती हैं, उन सब में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, शेविंग के टाइम पे जो हम लोग मिरर यूज़ करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें अंदर की साइड में पॉलिश किया जाता है ना, बाहर की तरफ शाइनी सरफेस होती है। ओके, ये किस में यूज़ होता है, जो व्हीकल्स में साइड मिरर्स होते हैं ना, उसमें ये यूज़ होता है। उसमें लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट्स आर नियरर देन दे
देन दे अपीयर, है ना, वो इसी वजह से लिखा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर है। नेक्स्ट देखते हैं लेंस। लेंस क्या होता है, मतलब दोनों तरफ मिरर हो, है ना, दोनों तरफ कर्व हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लेंस बोलते हैं। इसमें भी दो होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, इसके दोनों ही सरफेस मतलब बाहर की तरफ निकले हो, ओके, जो बीच में थिक हो और एंड में थिन हो, ऐसे को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसका उल्टा होता है कॉन्केव, मतलब बीच में थिन हो और बाहर की तरफ मतलब एंड्स पर मोटे हो, थिक हो। ओके, इसको कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये याद रखना। ओके, एंड कॉन्केव को डाइवर्जिंग, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, एक तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है। ओके, और दूसरा क्या याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया जिसको होती है उसको करेक्ट करने के काम आता है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस मतलब जिसको दूर का दिखता है, ये लोग गलती करते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस होती है, मतलब जिसको दूर का दिखता है वो पास का नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं, मेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मेट्रोपिया एक होता है ना, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें बड़ा कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है ना, तो बड़ा मतलब दूर, है ना, छोटा मतलब पास। ओके, ऐसे याद कर लो, तो दूर मतलब फार साइटेड, है ना, तो पास मतलब नियर साइटेड, ऐसे याद किया है हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया के लिए, और ये हो जाएगा मायोपिया के लिए, मायोपिया नियर साइटेड, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्कैटरिंग देखते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है, इट इज़ द फिनोमेना बाय विच बीम ऑफ लाइट इज रिडायरेक्टेड इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, मतलब मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर बीम ऑफ लाइट अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर हो जाती है ना, तो उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कलर ऑफ स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, है, कभी कभी क्या मतलब हमेशा ही जो स्काई का कलर है वो लोग को ब्लू क्यों दिखता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है, ठीक है। तो जो ब्लू का वेवलेंथ है ना, वही सबसे ज़्यादा दिखता है। ओके, बाकी सब डेविएट हो जाते हैं, बाकी सब कलर के वेवलेंथ होती है वो सब डेविएट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इतना याद रखना है बस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जैसे वायर होता है ना, तो उसमें चार्ज मूव करता है। अब चार्ज कैसे मूव करता है, जैसे जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज जिसमें होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की तरफ जा रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है ना, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन होगी करंट की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ओके, चार्ज का हम लोग ने यूनिट्स में पढ़ा था, है ना, इसको क्यों लिखते हैं, क्या होता है कूलम्ब, है ना, और करंट की क्या होती है एम्पेयर, इस हम लोग यूनिट्स वाले में पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट भी दो तरह का होता है, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट और एक होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट करंट में एक ही डायरेक्शन होती है, वन डायरेक्शन, अल्टरनेटिव करंट में ये चेंज करता रहता है डायरेक्शन, है ना, रिवर्सेस इट डायरेक्शन मैनी टाइम्स एट अ रेगुलर इंटरवल, है ना। इसको मतलब अगर ऐसे शो करना हो ग्राफ से तो ऐसे होता है, जैसे सपोज ये ग्राफ है ना, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो डीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ऐसा होता है। ओके, जबकि ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है, पहले जैसे ये पॉजिटिव साइड है ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, तो ऐसे ऐसे चलता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और ये डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है बस डायरेक्शन का। ओके, अच्छा, मेन एडवांटेज क्या है एसी का, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट मच इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस के भेजा जा सकता है। ओके, मतलब दूर तक अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है तो उसमें एसी प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसका जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना ऐसे ऐसे चलता है, उसकी वजह से लॉस कम होता है एनर्जी का, ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट खतरनाक भी ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, अब जैसे भी हम लोग ने देखा ना, वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, है ना, करंट एम्पेयर मान लो, है ना, ये फ्लो करेगा। अब कोई भी चीज़ अगर फ्लो करेगी, है ना, तो उसको रोकने के लिए भी तो कोई आएगा, है ना, तो जो रोकता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस इज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इसकी यूनिट होती है ओम, है ना, OHM, ओम। इसको इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, इसको हम लोग ने प्रीलिम्स में पढ़ा था ना, ओमेगा ब्लॉकिंग, वैसे ही होता है, वही चीज़ है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R, इसका सिंबल तो ये होता है बट इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, एक तो लेंथ ऑफ वायर, है ना, लेंथ ऑफ वायर, और दूसरा
एरिया ऑफ वायर, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, जबकि जो एरिया ऑफ वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो इन दोनों कंबाइन कर दो, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाए, एल है लेंथ, ए है एरिया, ओके। ये हो गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट मान लिया हमने, रो आ गया एल बाय ए। तो ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी, ये भी हम लोग ने देखा था यूनिट्स वाले में, है ना। तो ये हो जाएगा, इसी को ही जो रेजिस्टिविटी होती है इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ओम मीटर, ओके, और रेजिस्टेंस की ओम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक मोटर, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये भी हम लोग अपैरेटस वाले उसमें देख चुके हैं, है ना। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या, अच्छा ये काम किस पे करता है ये भी याद कर लो, किस फिनोमेना पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना, ये भी पूछ लेता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो जनरेटर EMI पे काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज बोल लो, ठीक है, उसको स्टेप अप करता है या तो स्टेप डाउन करता है, ठीक है। मतलब अगर तुमको कम वोल्टेज आ रहा है उसको बढ़ाना है ना, तो इस केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर लो, है ना। या तो अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है कम करना है तो इस केस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर लो। तो वही चीज़ है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके। मोटर क्या होता है ना, तो इसमें इसका उल्टा होता है, जनरेटर का उल्टा होता है। इसमें क्या हो रहा था, मैकेनिकल टू एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल, और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर्स पावर्ड बाय DC सोर्सेज सच एज बैटरीज, मोटर व्हीकल, रेक्टिफायर और बाय AC सोर्सेज, ठीक है। तो DC से भी इसको किया जा सकता है पावर ऑन, AC से भी। चलो, ये हमारा फिजिक्स वाला जितना ही पार्ट था घटना चक्र का, है ना, PYQ, वो पूरा कवर हो गया है ना। अब जाके घटना चक्र की PYQ उठा लेना, मतलब जो प्रीव्यू आती है फिजिक्स की, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेना, है ना। देखना मतलब बस ये है कि जो हमने पढ़ाया है ना उसमें सब कुछ कवर्ड होगा, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया है फिजिक्स का। अब नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री कवर कर लेंगे, ओके, फिर बायो, तो हमारा साइंस कवर हो जाएगा 3 वीडियो में, ठीक है। चलो, एंड डोंट वरी, इस बार हम लोग UPPCS का प्री पक्का निकाल लेंगे, है ना, शॉर्ट। आप बस फॉलो करते जाओ, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उसको 2-3 बार देख लो, या तो प्रिंट करवा के निकाल लो, बार बार रिवाइज करते रहो, ओके। तो पक्का इस बार प्री निकाल लेंगे। बताना कैसी लग रही है ये सीरीज़, ओके। एंड UPPCS वाले जितने भी लोग हैं वो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि कितने लोग दे रहे हैं इस बार UPPCS, ओके। चलो, थैंक यू।